हेलो दोस्तों। तो आज हम रूमेटोलॉजी की डिजीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्लेरोडर्मा। तो स्क्लेरोडर्मा स्टार्ट करने से पहले दो लाइन देखेंगे जो कि मोटिवेशनल लाइन है। क्या है? आज नहीं तो कभी नहीं, करना है तो अभी सही। ठीक है, तो रोज़ छोटे छोटे गोल्स रखेंगे, वो कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है स्क्लेरोडर्मा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्क्लेरोडर्मा में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। देखो, रूमेट की जितनी भी डिजीज़ होती है उसमें बार बार बोला है कि हमें क्या याद रखनी है, एंटीबॉडीज़ याद रखनी है। ठीक है, मेनली हमारी क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती है। तो स्क्लेरोडर्मा में एंटीबॉडी होती है, और वो कौन सी एंटीबॉडी होती है ये लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कौन सी एंटीबॉडी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है ना? तो हमारी होती है एंटी टोपो आइसोमेरेज एंटीबॉडी। एंटी टोपो आइसोमेरेज एंटीबॉडी है ना, एंटी टोपो आइसोमेरेज एंटीबॉडी। तो हमारा स्क्लेरोडर्मा पढ़ते ही हमारी दो चीज़ें याद आनी चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया हमारा एंटी टोपो आइसोमेरेज एंटीबॉडी, और हमारा दूसरा क्या होता है कि स्क्लेरोडर्मा सुनते ही याद आना चाहिए कि हमारा क्या होती है, फाइब्रोसिस होती है इस डिसीज़ में। क्या होता है? फाइब्रोसिस। मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी इस डिसीज़ में किसकी वजह से हो रही है, फाइब्रोसिस। और ये जो हमारी एंटीबॉडी बनी है एंटी टोपो आइसोमेरेज एंटीबॉडी। अब हमारा एक क्वेश्चन आया, उसमें क्या था, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव भी लिखा हुआ था, जो कि हमने किस में पढ़ी है, हमने पढ़ी है SLE में, है ना, सिस्टमिक लूपस इरेथमेटोसस में। और उसके बाद हमारी ये एंटी टोपो आइसोमेरेज एंटी बी पॉजिटिव लिखी हुई है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? तो डायग्नोसिस हो गया हमारा स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, डायग्नोसिस हो गया हमारा स्क्लेरोडर्मा, क्योंकि जो हमारी एंटी टोपो आइसोमेरेज होती है वो हमारी मेनली होती है किसके लिए, स्क्लेरोडर्मा के लिए। ठीक है, और हमारे क्या है, दोबारा पढ़ेंगे, फाइब्रोसिस होता है और एंटी टोपो आइसोमेरेज एंटीबॉडी होती है। ठीक है, तो अभी मैनिफेस्टेशंस पढ़ेंगे, स्क्लेरोडर्मा क्या है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले स्क्लेरोडर्मा में पढ़ते हैं हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना, है ना। क्या होता है? रेनॉल्ड्स फिनोमेना। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना में क्या होता है, जैसे कि हमारे ये पेशेंट है, इसको कोल्ड एक्सपोजर हुआ। ठीक है, जब कोल्ड एक्सपोजर हुआ इसकी एक्सट्रीमिटीज़ को, तो हमारा क्या होगा, फिंगर्स के कलर चेंज होता है इस पेशेंट में। इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना को हमारी जो सीक्वेंस होती है वो बहुत ज़रूरी है याद रखनी। ये हम याद रखेंगे WBR से, है ना। किसे याद रखेंगे? WBR। तो देखते हैं WBR क्या होता है। तो WBR सबसे पहले हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है, जो फिंगर टिप्स होती है, इनमें फाइब्रोसिस है। तो सबसे पहले हमारा कलर चेंज होता है वाइट, उसके बाद हमारा कलर चेंज होता है ब्लू। ठीक है, ये दिख रहा है ब्लू, ये दिख रहा है वाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ वाइट, उसके बाद हुई ब्लू, और उसके बाद हो जाती है हमारी रेड। कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है। तो अब लिखेंगे कि क्यों होती है। तो एक्सट्रीमिटीज़ वाइट क्यों होती है? ठीक है, वाइट क्यों होती है? ड्यू टू एक्सजरेटेड, किसके कारण? ड्यू टू एक्सजरेटेड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण। ठीक है, ड्यू टू एक्सजरेटेड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। फिंगर टिप में फाइब्रोसिस है, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा एक्सजरेटेड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, जिसके कारण जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनका कलर हमारा चेंज हो जाएगा वाइट। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ का कलर ब्लू क्यों चेंज हो जाता है? ब्लू क्यों चेंज होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, है ना। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, है ना, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, H भी लिख देता हूँ, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। उसके बाद हो गया रेड। रेड क्यों हो जाती है? फिंगर का कलर ब्लू से फिर रेड क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक्सजरेटेड वेजोडाइलेशन, है ना, एक्सजरेटेड वेजोडाइलेशन। तो हमने क्या पढ़ा, फिंगर टिप्स है जिसमें हमारी फाइब्रोसिस हो रही है। ठीक है, फाइब्रोसिस के कारण हमारा क्या हो गया, रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो गया। निमोनिक क्या है? WBR। क्या है निमोनिक? WBR। वाइट क्यों हो रही है एक्सट्रीमिटीज? ड्यू टू एक्सजरेटेड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण। ब्लू क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का। रेड क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा एक्सजरेटेड वेजोडाइलेशन हो रहा है। तो हमने देखा वाइट, ब्लू और रेड। ठीक है, ये हम देख सकते हैं यहाँ वाइट, ब्लू और रेड। ठीक है, निमोनिक याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमारा हो गया वाइट, ब्लू और रेड। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखेंगे यहाँ पे। अब ये जो रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है, अगर पेशेंट को रेनॉल्ड्स फिनोमेना है तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है रेनॉल्ड्स फिनोमेना का? ठीक है, कोई बताएगा कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारा दिया जाता है एम्लोडिपिन। क्या होता है एम्लोडिपिन? एम्लोडिपिन, है ना। एम्लोडिपिन हमारा क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। क्या होता है? CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना, न्यूमोनिक, WBR, ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा एम्लोडिपिन, है ना। क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है ये। उसके बाद हमारी दूसरी मैनिफेस्टेशन होती है यहाँ पे स्क्लेरोडक्टेली। क्या होता है स्क्लेरोडक्टेली?
स्क्लेरोडक्टाइली हमारे पेशेंट के पिटिंग स्कार्स देखने को मिलते हैं इन द फिंगर्स। कहाँ? यहाँ देखने को मिलेंगे पिटिंग स्कार्स इन द फिंगर्स, है ना। तो क्या लिख लेंगे? पिटिंग स्कार्स इन द फिंगर टिप्स। पिटिंग स्कार्स कहाँ होते हैं? फिंगर टिप्स पे, है ना। पिटिंग स्कार होते हैं फिंगर टिप्स पे, तो इसको बोलते हैं स्क्लेरोडक्टाइली। तो यहाँ देखेंगे फोटो में जैसे कि ये दिखा रखा है ना, ये क्या है? पिटिंग स्कार्स है ये हमारे, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? इन द फिंगर टिप्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो हमने 2 मैनिफेस्टेशन पढ़ी। उसके बाद हमारी होती है यहाँ पे, अगर पेशेंट के हमारे जो मुंह का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ठीक है, हमने एसएलई में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पेरियोरल वो पढ़े थे हमने, एप्थस अल्सर पढ़े थे ना। और यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे अगर हमारे पेशेंट का सेलेवरी ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और हमारा ओरल क्या इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा? तो ओरल हमारा देखने को मिलता है पेरियोरल फाइब्रोसिस। पेरियोरल फाइब्रोसिस सबने देखी होती है। पेरियोरल फाइब्रोसिस कैसी होती है? जैसे कि जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका क्या होता है? जो पेरियोरल फाइब्रोसिस हो जाती है तो मुंह छोटा सा खुलता है ना। सर्जरी में हमने पढ़ा है मालम पट्टी स्कोर, तो इन लोगों का हमारा कम आता है। तो स्माइल करेंगे पूरा मुंह खुलता है और छोटा ही मुंह होता है। ठीक है, तो जो तंबाकू खाते हैं उनका पेरियोरल फाइब्रोसिस होता है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पेरियोरल फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। तो इसके लिए एक वर्ड और यूज़ किया जाता है दूसरा, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्टोमिया। क्या होता है? माइक्रोस्टोमिया। तो 2 वर्ड पढ़े, पेरियोरल फाइब्रोसिस। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? गुटखा खाने वालों से। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्टोमिया क्या होता है कि माइक्रोस्टोमिया का मतलब होता है पेशेंट कांट ओपन वाइड माउथ टू बाइट अ बिग बर्गर, है ना। पेशेंट कांट ओपन वाइड माउथ, है ना। पेशेंट कांट ओपन वाइड माउथ टू बाइट अ बिग बर्गर। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी है ना, तीनों चीज़ों में हमारा क्या हो रहा है? फाइब्रोसिस हो रहा है ना। तो मेन एंटीबॉडी हमारी एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी, रेनॉल्ड्स फिनोमेना WBR। ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा एम्लोडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उसके बाद हो गया हमारा स्क्लेरोडक्टाइली, जिसे बोलते हैं पिटिंग स्कार्स, है ना। कहाँ पे? फिंगर टिप्स पे, ये हमने देख लिया, पिटिंग स्कार्स इन द फिंगर टिप्स। उसके बाद हो गया हमारा सेलेवरी ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और ओरल हमारा क्या देखने को मिलता है? पेरियोरल फाइब्रोसिस, मुंह नहीं खुलेगा पूरा। माइक्रोस्टोमिया, पेशेंट कांट ओपन वाइड माउथ टू बाइट अ बिग बर्गर। ठीक है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में ना बहुत बार एक वर्ड लिखा होता है, क्या बोलते हैं? लेदर लाइक स्किन। क्या बोलते हैं? लेदर लाइक स्किन, है ना। लेदर लाइक स्किन हमारा करेक्टरिस्टिक होता है किसके लिए? स्क्लेरोडर्मा के लिए। लेदर लाइक स्किन, या फिर हमारा लिखा हो सकता है सोल्ट एंड पेपर स्किन, है ना। सोल्ट एंड पेपर स्किन, सोल्ट एंड पेपर स्किन, ये हमारी सजेस्टिव होती है स्क्लेरोडर्मा के लिए। कहीं भी देखने को मिले लेदर लाइक स्किन और सोल्ट एंड पेपर स्किन, तो हमारा क्या है पेशेंट को? स्क्लेरोडर्मा। तो इसमें देखेंगे कैसी दिख रही है, ये हमारी दिख रही है लेदर लाइक स्किन, सोल्ट एंड पेपर स्किन, है ना। लेदर लाइक स्किन, सोल्ट एंड पेपर स्किन, तो हमारी ये तीसरी मैनिफेस्टेशन होगी, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अगर हमारे पेशेंट के सेलेवरी ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है यहाँ पे, है ना, तो सेलेवरी ग्लैंड्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारा क्या हो जाता है? दोनों जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, मेजर ग्लैंड्स और माइनरी ग्लैंड्स, सारों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स का। माइनर ग्लैंड्स, है ना। तो माइनर ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो हमारे पेशेंट में क्या हो जाएगा? सलाइवा बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब लुब्रिकेशन बंद हो जाएगा, है ना। तो लुब्रिकेशन हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो लुब्रिकेशन हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, लुब्रिकेशन अगर हमारे पेशेंट को स्टॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पेशेंट को? मतलब कोई भी चीज़ें खाएगा उसको सटकने में दिक्कत होगी, है ना। मतलब उसको खाएगा तो लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है तो वो जाएगा कैसे नीचे? ठीक है, तो हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया, है ना। ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया क्या देखने को मिलता है? ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया। तो मतलब अब हमारा कहाँ पे हो गया? पेरियोरल फाइब्रोसिस होगी, उसके बाद सेलेवरी ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इनमें फाइब्रोसिस हुई तो लुब्रिकेशन हमारा बंद हो गया, जिसके कारण हमारे पेशेंट को हो गया ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया। ठीक है, ये हमारा है लेदर लाइक स्किन। ठीक है, क्या बोल लेंगे? सोल्ट एंड पेपर स्किन। उसके बाद अब हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद पेशेंट की ईसोफेगस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ईसोफेगस इन्वॉल्वमेंट, है ना। ईसोफेगस इन्वॉल्वमेंट, ईसोफेगस इन्वॉल्वमेंट में हमारा क्या देखने को मिलेगा? ईसोफेगियल डिसमोटिलिटी। क्या देखने को मिलेगा? ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी, है ना। क्या होता है? ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी। पैरास्टॉलसिस में जो हमारे पेशेंट की होती है उसमें दिक्कत होगी, डिसमोटिलिटी, है ना। डिसमोटिलिटी। जो हमारा नॉर्मल स्फिंक्टर टोन होता है ना, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का, ये हमारा 25 होता है। कितना होता है? 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कितना होता है? नॉर्मल जो हमारा होता है टोन जो होती है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की, ये हमारी 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है ना। mmHg कितना होता है? 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बट हमारे पेशेंट में यहाँ वो डिक्रीज हो जाती है ना, तो लोअर
ईसोफेजियल स्पिंक्टर टोन, है ना, ये हमारे पेशेंट में डिक्रीज हो जाएगी। कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो दोबारा रिवीजन करेंगे, क्या हो गया? रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो गया, सोल्ट एंड पेपर स्किन हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया? ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी, लेदर लाइक स्किन, और हमारे पेशेंट में माइक्रोस्टोमिया और पेरियोरल फाइब्रोसिस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पेशेंट को लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन डिक्रीज हो रही है तो हमारे पेशेंट को क्या क्या हो सकता है? जीआरडी हो सकता है, ठीक है, जीआरडी हो सकता है। और हमारा क्या हो सकता है? पेशेंट को स्टर्नल पेन हो सकता है ना, क्योंकि खाना नहीं जा रहा नीचे, तो स्टर्नल पेन हो सकता है। तो इस टाइप की मैनिफेस्टेशंस हमारी देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पेशेंट में अगर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, किसका? लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, है ना, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, तो अब लंग्स में भी हमारा फाइब्रोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंग्स में भी हमारा फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो फाइब्रोसिस में हमारा क्या हो जाएगा? लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाएगी तो क्या बोलेंगे? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, है ना, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और क्या बोल सकते हैं? रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज डेवलप हो जाती है हमारे पेशेंट को। कैसी? रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज, है ना, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। तो लंग्स में हमारी हुई फाइब्रोसिस, तो इसको क्या बोला जाएगा? पल्मोनरी फाइब्रोसिस और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज ऑफ द पेशेंट, है ना। उसके बाद हमारी यहाँ पे जो पेशेंट की वाइटल कैपेसिटी होगी वो बताओ कैसी होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कैपेसिटी बताओ, वाइटल कैपेसिटी जो हमारी रहने वाली पेशेंट की कैसी रहेगी? इंक्रीज रहेगी या डिक्रीज रहेगी? इंक्रीज हो जाती है ना। तो याद रखेंगे वाइटल कैपेसिटी हमारे पेशेंट की इंक्रीज हो जाती है, किसमें? स्क्लेरोडर्मा में। तो हमारा लंग्स में हो गया फाइब्रोसिस, ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज। अब कैसे याद रखा है? लंग्स में हमने क्या याद रखा है? रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज, है ना। तो हमारा हार्ट में भी हम क्या याद रखेंगे? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, है ना। जब हमारा फाइब्रोसिस हो जाएगा हार्ट में तो हमारे पेशेंट को यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो जाती है ना, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, है ना। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, आर से रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और आर से हमारी रीअरेस्ट। तो हमारी कार्डियोमायोपैथी कई टाइप की होती है, HOCM होती है और भी कई टाइप की होती है ना। तो उनमें से हमारी रेयरेस्ट कौन सी होती है? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी इज अ रेयरेस्ट। तो आर से रेस्ट्रिक्टिव और आर से हमारी रेयरेस्ट कार्डियोमायोपैथी, है ना। तो इसका हमारा एक कोज क्या होता है? स्क्लेरोडर्मा होता है ना, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, है ना। तो बहुत बार हमारे यहाँ पे कुस्मोल साइन भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कुस्मोल साइन, जिसको बोलते हैं एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर। क्या होता है ये? एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर होता है ना, JVP, एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर। उसके बाद लास्टली अगर हमारे पेशेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हमारे पेशेंट में किडनीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, अब किडनीज में भी हमारा क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस हो जाएगा, है ना। किडनीज में अगर फाइब्रोसिस हो जाएगा तो हमारी किडनीज का साइज़ कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। साइज़ छोटा हो जाएगा तो हमारे पेशेंट में क्या होगा? GFR हमारे पेशेंट का डिक्रीज कर जाता है। अगर GFR पेशेंट का डिक्रीज करता है तो क्या एक्टिवेट हो जाता है? रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे इस पेशेंट में क्या होगा? इंक्रीज होता रहता है BP, है ना। BP हमारा इसका प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता रहता है इस पेशेंट का। कैसा होता है? प्रोग्रेसिवली इंक्रीज BP, है ना, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज BP। तो हमारा प्रोग्रेसिवली इंक्रीज BP को हमारा क्या बोला जाता है? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, है ना। इसको क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। प्रोग्रेसिवली इंक्रीज BP इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन। और जब हमारा किडनीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है स्क्लेरोडर्मा में तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस, है ना, स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस। स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस क्या होता है? इसका मतलब कुछ नहीं, स्क्लेरोडर्मा में जब किडनीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ किडनीज इन स्क्लेरोडर्मा इज कॉल्ड एज स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया किस किस का इन्वॉल्वमेंट पढ़ लिया। क्विक रीजन करते हैं जल्दी से। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, न्यूमोनिक है WBR, वाइट, ब्लू और रेड। वाइट क्यों है? ड्यू टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण। ब्लू किसके कारण है? डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के एक्यूमुलेशन के कारण। रेड हमारा क्यों है? वेजोडाइलेशन हो गया क्योंकि, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है हमारा रेनॉल्ड्स फिनोमेना का? एम्लोडिपिन। ये हमारी क्या होती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। स्क्लेरोडक्टल ये हमारे क्या होते हैं? पिटिंग स्कार्स, है ना। उसके बाद हो गया ओरल, हमारी पेरियोरल फाइब्रोसिस और माइक्रोस्टोमिया देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा लेदर लाइक स्किन और सोल्ट एंड पेपर स्किन, है ना। उसके बाद मेजर एंड माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो लुब्रिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया, ईसोफेगस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी। लंग्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारे पेशेंट में देखने को मिलता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस और क्या बोल सकते हैं? रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज, है ना। क्या बोल सकते हैं? रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में
हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, आर से रेस्ट्रिक्टिव और आर से हमारी रेयरेस्ट कार्डियोमायोपैथी होती है ना। उसके बाद हो गया किडनीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फाइब्रोसिस हो जाती है, किडनीज का साइज हमारा श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक करेगा तो हमारे पेशेंट का GFR हो जाएगा डिक्रीज। उसके बाद क्या एक्टिवेट होता है, हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसके कारण हमारा BP हो जाएगा इंक्रीज। तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज BP को हमारा बोला जाता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस, है ना। तो इसके साथ ही हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा, है ना। इसको क्या बोलेंगे सारे को, सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा, है ना, सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा, जिसमें हमने पढ़ी एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी और हमारे क्या ये सारे फीचर्स, है ना। तो उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में अगर हमें डायग्नोसिस कंफर्म करना होता है टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ स्क्लेरोडर्मा, है ना, डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा का हमारी 2 एंटीबॉडीज होती है, ऊपर भी लिख लिया हमने, एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी, है ना, एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी, एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी। और हमारी एक एंटीबॉडी और देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं एंटी SCL70 एंटीबॉडी। कैसी होती है, एंटी SCL एंटीबॉडी। तो स्क्लेरोडर्मा के लिए 2 एंटीबॉडी याद रखेंगे, एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी और एंटी SCL एंटीबॉडी, है ना। उसके बाद अब हमारे पेशेंट में एक 9th मैनिफेस्टेशन और लिखेंगे। हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, बहुत बार पल्मोनरी हाइपरटेंशन और देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए हमारे ना बहुत बार अलग वर्ड भी लिखे होते हैं। क्या लिखा होता है, लाउड P2 लिखा होता है ना, लाउड P2। और हमारी जो DLCO कैपेसिटी होती है, DLCO कैपेसिटी क्या होती है, डिफ्यूजन कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पेशेंट की क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है ना, ये हमारी डिक्रीज कर जाएगी। तो हमें याद रखना है लंग्स में वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज करती है ना, और हमारे पेशेंट में DLCO कैपेसिटी डिक्रीज करती है ना, वाइटल कैपेसिटी इंक्रीजेज और DLCO कैपेसिटी डिक्रीजेज, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में इतने सारे फीचर्स ना दिए हो, अगर रेनॉल्ड्स फिनोमेना ना दिया हो, एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी ना दी हो, तो फिर क्या दिया होगा, ठीक है। तो हमारे पेशेंट में अगली हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। क्या पढ़ेंगे, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा क्या होता है, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा अगर हमारे पेशेंट में इतने सारे फीचर्स ना दिए हो, है ना, और हमारे कुछ खास फीचर्स दिए हो तो उसको क्या कहते हैं, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, है ना। सिर्फ खास फीचर दिए उन्हें क्या कहेंगे, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। इसका दूसरा नाम होता है क्रेस्ट सिंड्रोम। क्या होता है, क्रेस्ट सिंड्रोम। तो नाम में ही है, क्रेस्ट याद रखेंगे, सिर्फ क्या याद रखेंगे यहाँ पे, क्रेस्ट। क्रेस्ट सिंड्रोम हमारा क्या होता है, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। क्या होता है, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। तो यहाँ पे एंटीबॉडी याद करेंगे सबसे पहले C फॉर क्रेस्ट, और C फॉर हमारी क्या होगी, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, है ना। क्या होगी, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, है ना। तो C से क्रेस्ट और C से हमारी क्या होगी, सेंट्रोमियर। तो C से क्रेस्ट और C से सेंट्रोमियर। तो क्रेस्ट सिंड्रोम में एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा क्रेस्ट, तो ऐसे लिखेंगे CREST, है ना, क्रेस्ट लिखेंगे। C से हमारा क्या होता है, कैल्सिनोसिस होता है। कैल्सिनोसिस का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द सॉफ्ट टिश्यूज, है ना, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द सॉफ्ट टिश्यूज। तो इसको क्या बोला जाता है, कैल्सिनोसिस बोला जाता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द सॉफ्ट टिश्यूज। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या दिया होगा क्वेश्चन में, रेनॉल्ड्स फिनोमेना लिखा होता है। बताओ रेनॉल्ड्स फिनोमेना का हमारा क्या होता है, निमोनिक WBR, है ना, WBR, है ना। उसके बाद हो गया हमारा ई से हमारा क्या रहने वाला है, ई से हमारा रहने वाला है ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी, है ना, ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी क्या रहने वाली है, ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी, है ना। उसके बाद एस से बताओ हमारा क्या रहने वाला है, एस से हमारा रहने वाला है स्क्लेरोडक्टेली। क्या हो रहने वाला है, स्क्लेरोडक्टेली। ये हमारी क्या होते हैं, पिटिंग स्कार्स, है ना, लिखा हमने क्या होते हैं ऊपर, पिटिंग स्कार्स इन द फिकर टिप्स। उसके बाद हो गया टेलेंजिएक्टेसिया। क्या होता है टेलेंजिएक्टेसिया, ये होता है टेलेंजिएक्टेसिया का मतलब हो गया डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द वाइट पार्ट ऑफ द आई। क्या बोलेंगे, डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द वाइट पार्ट ऑफ द आई, उसको क्या बोलते हैं, टेलेंजिएक्टेसिया, है ना, टेलेंजिएक्टेसिया। तो ये क्या होता है, डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द वाइट पार्ट ऑफ द आई, डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द वाइट पार्ट ऑफ द आई, है ना, डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन वाइट पार्ट ऑफ द आई, उसको क्या बोलते हैं, टेलेंजिएक्टेसिया बोलते हैं, डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द वाइट पार्ट ऑफ द आई। तो क्रेस्ट सिंड्रोम का हम देखेंगे, क्रेस्ट सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं। C फॉर क्रेस्ट सिंड्रोम, C फॉर एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी याद रखेंगे। उसके बाद हो गया क्रेस्ट में C से हमारा क्या रहने वाला है, कैल्सिनोसिस, मतलब
ये हमारा क्या होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है सॉफ्ट टिश्यूज में, ठीक है। आर से हमारा हो गया रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ई से ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी, ठीक है। एस से हमारा हो गया स्क्लेरोडक्टेली, उसके बाद हो गया टेलेंजिएक्टेसिया, डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द वाइट पार्ट ऑफ द आई। तो हमारे दो हो गए, हमने कौन कौन से पढ़ लिया, सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। उसके बाद एक थर्ड टाइप और होता है स्क्लेरोडर्मा का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, और उसके बाद हमारा तीसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा, है ना, लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा, लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा, लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा। ये हमारा इडियोपैथिक होता है। कैसा होता है, ईडियोपैथिक होता है। पहले तो लिखेंगे ईडियोपैथिक होता है। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारी खाली एक स्किन की मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है, स्किन मैनिफेस्टेशन, खाली एक स्किन मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है एक जगह पे, तो उसको क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा। तो उसका स्पेशल नाम है, उसको क्या बोलते हैं, मोर्फिया बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, मोर्फिया। मोर्फिया हमारा क्या होता है, मोर्फिया हमारा होता है इडियोपैथिक स्किन मैनिफेस्टेशन, है ना। इडियोपैथिक स्किन मैनिफेस्टेशन को हमारा क्या बोलते हैं, मोर्फिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा मोर्फिया में क्या होता है, एक्सेसिव कोलेजन डिपॉजिट हो जाता है। कहाँ पे, एक्सेसिव कोलेजन डिपॉजिट कहाँ हो जाएगा, एक्सेसिव कोलेजन डिपॉजिट हो जाएगा हमारा किस में, डर्मिस में और सबक्यूटेनियस में, डर्मिस में और हमारा सबक्यूटेनियस फैट में, सबक्यूटेनियस फैट में, है ना, सबक्यूटेनियस फैट में। तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा बोला जाएगा मोर्फिया, है ना। मर्फिया इज अ एक्सेसिव कोलेजन डिपॉजिट इन द डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, है ना। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मर्फिया है, ये हमारा मर्फिया किस में देखने को मिलता है, लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा में। क्या है, कोलेजन का डिपॉजिट है, ये हमारा कोलेजन का डिपॉजिट है इन द डर्मिस और सबक्यूटेनियस। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, उसके साथ खत्म करते हैं। फिर रेनॉल्ड्स फिनोमेना, WBR, है ना। सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा के लिए हमारी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव और एंटी टोपोआइसोमेरेज एंटीबॉडी, और तीसरी एंटीबॉडी हमने कौन सी पढ़ी है, एंटी SCL70 एंटीबॉडी, ठीक है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, स्क्लेरोडक्टेली, पेरिओरल फाइब्रोसिस, माइक्रोस्टोमिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहने वाला है, ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी, है ना, क्योंकि लुब्रिकेशन बंद हो गया। और उसके बाद हमारा क्या रहने वाला है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमियोपैथी, ये हमारी क्या होती है, रेयरेस्ट होती है। और ऐसी हमारा रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज डेवलप हो सकती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस इन द लंग्स, है ना। उसके बाद हो गया हमारा उसके बाद हो गया हमारा ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में सेलेक्टिव फीचर्स दिए हों तो उसको बोलेंगे लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, जिसमें हमारा हो गया क्रैश सिंड्रोम, है ना। एंड इसमें हमारे सी से क्रैश, सी से एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, है ना। क्रैश में हमारा हो गया सी से कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडक्टेली और टेलेंजिएक्टेसिया, है ना। और लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा में एक ही चीज़ होती है जिसको बोलेंगे मर्फिया, है ना। इसमें हमने सारा कवर किया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करेंगे। तो अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ याद करेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी, है ना। थैंक यू।